नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य श्री धवल कुमार द्विवेदी जी एक सार्वजनिक सभा में सभी विद्यार्थियों को और सभी शिक्षकों को और खुद भी इस बात की शपथ लिए कि हमें प्रतिदिन योग करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। क्योंकि उनका मानना है कि यदि हमें अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को, अपने टारगेट को, अपने एम को, अपने गोल को प्राप्त करना है तो हमें प्रतिदिन योग, व्यायाम इन सब का अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन एक विहंगम रूप से, एक थोड़ा बहुत सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करने हेतु कि हमारे देश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, या भारत के जो यूथ हैं उनका स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण क्या है, नज़रिया क्या है, इसके लिए कुछ तथ्य, कुछ आंकड़ों पर यदि नज़र डालें तो हमें इसका स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय एक है, उसका 2018 में नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 आया था, रिपोर्ट आया था। उसमें बताया गया कि 1990 यानी 1990 से लेकर के 2016 के बीच में जो गैर संक्रामक रोग हैं वो 30% से बढ़ करके करीब 55% पर आ गए। गैर संक्रामक रोग का मोटी मोटा मतलब है कि ऐसे रोग जिनका संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति में स्वतः ही उसके लापरवाही के कारण हो जाता है। जैसे डायबिटीज, शुगर, हार्ट अटैक हो गया, ऐसे तरह तरह की बीमारी होती हैं जिसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम जो लापरवाही बरतते हैं उसके कारण से ये सारे रोग हो जाते हैं। तो यदि हमें अपने जीवन में किसी लक्ष्य या सफलता को प्राप्त करना है तो उसके लिए शरीर जो है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इस मूल्य को जब आत्मसात करेंगे और प्रतिदिन योग, अभ्यास इन सब का अपने जीवन में उतारेंगे, तब जा कर के हम एक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स भी आती हैं, उसमें भी देखा जाए तो भारत की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। भारत में कुपोषण का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा है। कुपोषण में दो प्रकार के हो सकते हैं। कुपोषण का मोटी मोटा मतलब ये कि जब हमें ठीक प्रकार से पोषण न मिल पाए, या हम जब ठीक प्रकार से पोषण ले ना पाएँ, तो उससे कुपोषण हो जाता है। कुपोषण में 3 मुख्य बिंदुओं को समझना आवश्यक है। एक तो एनीमिया। एनीमिया का मोटी मोटा मतलब जब शरीर के RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स में हीमोग्लोबिन तत्व की मात्रा में कमी होने लगती है, तो उसको हम एनीमिया कह सकते हैं। और भारत में प्रतिवर्ष कम से कम 1 करोड़ केसेस एनीमिया के आते हैं, यानी कि रक्त अल्पता के आते हैं। इसमें से जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, बच्चे पैदा करने वाली होती हैं, या उनके पेट में बच्चा होता है, तो ऐसा पाया गया है करीब करीब 51% ऐसी महिलाएं हैं जिनको रक्त अल्पता यानी एनीमिया की शिकार हुई रहती हैं, और 1 करोड़ ऐसे नागरिक हैं भारत में जिनको एनीमिया होता है, और 51% महिलाएं जो कि गर्भावस्था में हैं वो एनीमिया की शिकार होती हैं। अगर इसका थोड़ा सा हम संबंध निकालने का प्रयास करें तो देखा जाए भारत में हर साल करीब करीब 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। 2 करोड़ बच्चे पैदा होने के लिए कम से कम 2 करोड़ महिलाएं चाहिए होंगी। 2 करोड़ महिलाएं 1 साल में 2 करोड़ बच्चा पैदा करती हैं। तो उसमें से यदि 51% महिलाओं को एनीमिया हुआ है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब 1 करोड़ जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार हुई हैं। और यही आंकड़े भी बताते हैं कि हर साल 1 करोड़ एनीमिया के रोग आता है भारत में। इसका मोटी मोटा मतलब है कि एनीमिया के जो रोगी आते हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या, या कहें कि सबसे बड़ी संख्या या अधिकांश संख्या महिलाओं की ही होती है। महिलाओं की भारत में क्या स्थिति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो किसी से छुपी नहीं है। सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव आज भी होता है। पहले की अपेक्षा कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। इसके लिए हम बहुत सारे आंकड़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जैसे भारत में 30% ऐसी लड़कियां हैं जिनका विवाह 18 साल के पहले हो जाता है। करीब 30% ऐसी लड़कियां हैं जो जब उनका विवाह हो जाता है तो उनके साथ शारीरिक हिंसा, या कहें जो पारिवारिक हिंसा होती है, उसकी वो शिकार हो जाती हैं। भारत में जो HPV संक्रमण होता है, जो मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो उनमें जब 40% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको इन संक्रमण के बारे में, स्वच्छता के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो HPV संक्रमण से सर्वाइकल कैंसर उनको हो जाता है, जिसके केस 1,32,000 भारत में हर साल आते हैं, जिसमें से 74,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब हमें दर्शाता है कि महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुपोषण में एक तो एनीमिया हो गया और दूसरा स्टंटिंग हो गया।
स्टंटिंग का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक सामान्य ऊंचाई तक ना पहुंच पाए, उसकी हाइट जो है ठीक प्रकार से बढ़ ना पाए, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में नाटापन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नाटापन या स्टंटिंग का शिकार हो जाए तो वो भी एक प्रकार के कुपोषण की श्रेणी में आता है। और 0 साल से 5 साल के बीच के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, यदि उनमें देखा जाए तो करीब 38% ऐसे बच्चे हैं जो स्टंटिंग के शिकार हैं। स्टंटिंग ज़्यादातर देखा जाए तो जो गरीब वर्ग होते हैं, जो पुअर क्लास होते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और गरीब क्लास ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ सब गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे कि यूएनडीपी की 2018 की रिपोर्ट देखें तो करीब 27 करोड़ गरीब भारत में रहते हैं। और 27 करोड़ में से अधिकांश गरीब जो हैं इन्हीं 4-5 स्टेट में रहते हैं। यहाँ पे स्टंटिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं ओवरवेट वाली समस्या भी होती है। ओवरवेट होना भी एक प्रकार का कुपोषण ही है। जब हम अपने पोषण में उल्टा सीधा चीज़ खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि शहरी संस्कृति में अगर देखा जाए, सिटीज़ वाले कल्चर में, तो ऐसा प्रायः देखा जाता है जो चाइनीज़ कल्चर हैं या जो वेस्टर्न कल्चर हैं फूड वाले में, उसको वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि चाउमीन हो गया, चिल्ली पोटैटो हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको वो अधिक मात्रा में उसका सेवन करते हैं और ठूस ठूस के खाते हैं। उनके शरीर में वो घुस जाता है और वो ओवरवेट यानी कि उनके अंदर भारीपन वाली स्थिति होने लगती है। ओवरवेट का मोटी मोटा मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति का शारीरिक ऊंचाई और उसके उम्र के अनुपात में उसके वजन ज़्यादा होने लगे तो उसको ओवरवेट कहते हैं। तो ओवरवेट में अगर देखें तो करीब 18% पुरुष ओवरवेट के शिकार हो जाते हैं और 22% महिलाएं ओवरवेट के शिकार हो जाती हैं भारत में। और ये जो 18% 22% हैं, इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो शहरों में निवास करते हैं। यानी शहरी संस्कृति जो है एक प्रकार से हम गलत संस्कृति से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए रहते हैं कि इस प्रकार की फूड को इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम सही प्रकार के पोषण न ले पाने के कारण बीमार होते हैं, जिसके कारण डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां होती हैं। अभी 2019 में 29 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में एक स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है, मेरे ख्याल से भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भी वो है। वहाँ पर 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। फिट इंडिया मूवमेंट का मोटी मोटा मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो हर दिन व्यायाम करे, योग करे, इसकी जागरूकता फैलाने का एक अभियान था। और 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद हैं, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनका जन्म दिवस होता है। और उनके जन्म दिवस के अवसर पे, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे ये फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। मेजर ध्यानचंद जानते होंगे, वो प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। और वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। उनका जो देहावसान है वो 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था, एम्स में। एम्स जो है वो भारत का बहुत बड़ा अस्पताल भी है, जिसका पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। वहाँ पर उनका 1979 में मृत्यु हो गया था। और फिर 2012 के बाद से राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत की गई थी। 2019 का जो राष्ट्रीय खेल दिवस था 29 अगस्त को, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो इसका मेन मतलब यही था कि हम अपने जीवन में योग, व्यायाम, इन सबको समाहित करें, जिससे कि हम अपने जो फिटनेस है उस पर ध्यान दे पाएँ। तो फिटनेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक यूट्यूब पर चैनल भी बनाया है। उन्होंने बहुत सारे उसमें योग से संबंधित बातें बताई हैं, आसन बताए हैं, कैसे किया जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया है। और 21 जून को ये योग दिवस भी मनाया गया था। तो वो योग दिवस जो है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका एक प्रकार से हो रहा है, पूरे दुनिया में उसको मनाया जा रहा है। ये योग जो है हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको पूरी दुनिया एक प्रकार से मना रही है। योग में एक समस्या जो कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है, जैसे मुख्य रूप से कहें जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे भाई बहन हैं, वो ऐसा कहते हैं कि योग में कुछ ऐसे आसन होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार होता है, तो सूर्य नमस्कार वो नहीं करना चाहते, या बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिससे वो शायद परहेज करें, क्योंकि ऐसे जो आवाज़ हैं वो बीच बीच में उठते रहे हैं। इसमें
योग जो है वो भले ही हिंदुइज़्म से निकला हुआ एक स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन इसको हम खाली हिंदू धर्म से ही इसको जोड़ करके ना देखें, बल्कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीयकरण, एक वैश्वीकरण इसका होना चाहिए और प्रत्येक धर्म के लोग इसको अपनाएं। दुनिया भर में करीब करीब 160 करोड़ मुसलमान हैं। यदि वो सारे योग को नहीं अपनाएंगे तो उनके ऊपर जैसे नकारात्मक हेल्थ उनके ऊपर पड़ सकता है, हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यानी कि अगर वो हेल्थ को अपने सही करना चाहते हैं, अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहते हैं, तो उनको भी ये हिंदुइज़्म के से निकला हुआ चीज़ है, इसलिए हम उसको ना करें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसको प्रत्येक पुरुष को भी मनाना चाहिए, करना चाहिए। उससे उसका मानसिक तनाव कम होता है, डिप्रेशन कम होता है और हमें एक सही दृष्टि प्राप्त होती है। हमारा जो मन है, जो बहुत विचलित होता है इधर उधर, उस विचलन से हमें राहत मिलती है। तो मुख्य रूप से इस वीडियो में यही बताने का प्रयत्न किया और प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाएंगे तो बहुत ही वो अपने जीवन को सार्थक रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे भी नेशनल यूथ सर्वे आया था 2017 में, उसमें भी इस प्रकार का सर्वे किया गया था कि यूथ में इसका चलन किस प्रकार से है। तो उसमें पाया गया कि करीब करीब 70% ऐसे भारतीय हैं या कहीं यूथ हैं जो व्यायाम या योग करते ही नहीं हैं, और जो करते भी हैं तो करीब करीब 65% ऐसे लोग हैं जो मतलब करना नहीं चाहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। तो समय नहीं मिल पाना तो एक मुख्य समस्या है कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो उनके पास समय नहीं मिल पाता, लेकिन कम से कम 15 मिनट 20 मिनट समय निकाल करके योग व्यायाम पर यदि ध्यान दिया जाएगा तो वो उसका जो आउटकम है वो व्यायाम या योग ना करने के आउटकम से कई गुना ज़्यादा होगा। यानी कि हम चाहे जितना भी बिज़ी हों, लेकिन योग और व्यायाम को यदि हम अपनाए रहेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा करेगा। करीब करीब 62% ऐसे यूथ पाया गया था उन सर्वे में, नेशनल यूथ सर्वे 2017 में 65% ऐसे लोग थे जो अपने खान-पान में सही प्रकार से वो उसका ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से कुपोषण यानी कि ओवरवेटिंग, एनीमिया, स्टंटिंग ये सारे के शिकार होते हैं। तो इस सब पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और करीब उस सर्वे के अनुसार 80% लोग ऐसे थे जो योग मतलब उनके पास समय नहीं है या करना नहीं चाहते, कुछ इस प्रकार की उसमें बातें थी। तो यूथ एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत का, जनसांख्यिकी लाभांश है, उसको यदि लाभ के रूप में सही में परिवर्तित करना है तो हमें एक अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। और यदि एक अखंड भारत का निर्माण करना है तो उसके लिए पहले स्वस्थ भारत का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्वस्थ भारत में ही अखंड भारत निहित हो सकता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बात करनी थी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन लाल लाल होगा, उसके ऊपर चाहे योग करिए, चाहे व्यायाम करिए, चाहे जिम करिए, चाहे उसके ऊपर डंबल पीट के मारिए, मैं नहीं जानता, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए बस। धन्यवाद। जय हिंद।